पार्टीर दुई दिनिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोग देबा पई बहु केन्द्रमंत्री आसिछंती। बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री माने आसिछंती, उपमुख्यमंत्री माने आसिछंती, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मध्य अछंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य अछंती एवं ओडिशार बीजेपी नेता माने मध्य उपस्थित अछंती। आ सेही क्रम रे बीजेपी जातीय कार्यकारिणी में जोग देबा पई आसिछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आमे तांको सहित कथा हबा। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 7 में, और ओडिशा में भी बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी का सरकार है केंद्र में, अभी 3 साल पूरा करने के लिए जा रहे हैं मई 26 को। भुवनेश्वर में ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है, इसका क्या आप देख रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या गुरुत्व है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये एक भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी एक टीम है। मोदी जी हमारे नेता है, अमित शाह हमारे नेता है, और एक नेताओं की बड़ी मालिका हमारे पास है। और इस कार्यकारिणी के माध्यम से पिछले समय में क्या हुआ है, वर्तमान की स्थितियां क्या है और आगे हमें क्या करना है, इन सारी बातों के ऊपर विचार किया जाता है। जो सफलताएं मिली है उसका विश्लेषण किया जाता है, कई सफलता नहीं मिल पाई तो उसका विश्लेषण किया जाता है, और साथ ही में सरकार और पार्टी इसको भी इसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार की कार्यकारिणी एक और 4 राज्यों में बनी हुई सरकार की खुशी के साथ आगे जाने वाली कार्यकारिणी है। पिछले 3 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के एजेंडे को लागू किया है, वास्तविकता के धरातल पर केवल भाषणों में नहीं, तो परिवर्तन आज दिखाई पड़ रहा है। जो जनता जिस पर मोहर लगा रही है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। पार्टी इसको जनता तक कैसी ले जाए, सरकार की स्कीम्स, सरकार की योजनाएं जनता तक किस प्रकार से पहुंचे, इसकी भी योजना यह बनती है। और साथ ही में आगे में हमको किस प्रकार से कार्य करना है, ये सारी चीजों के ऊपर सिंहावलोकन इस कार्यकारिणी में हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि भुवनेश्वर में होने वाली ये कार्यकारिणी हमारे पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है। क्या महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है? क्योंकि एक और हम जहां जीते हैं उसके बारे में हमने विश्लेषण किया है, और 2019 की जो चुनौती है उसका भी विचार यहां किया गया है। जो राज्य की सरकारें 2019 में इलेक्शन के लिए जाएगी, केंद्र की सरकार 2019 में इलेक्शन के लिए जाएगी, तो अगले 2 सालों का हमारा रोड मैप क्या है, इसके ऊपर भी यहाँ विचार हुआ है। जो भी यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ मंत्री आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि 2019 में उड़ीसा में भाजपा की सरकार होगी। क्या आधार है, किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, जहां तक उड़ीसा का सवाल है, मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हूँ और आम आदमियों से बात कर रहा हूँ। उनकी प्रतिक्रिया अगर मैं देख रहा हूँ तो आज मोदी जी ये उनके लिए आशा की किरण है, और भारतीय जनता पार्टी ये विकल्प है। यहाँ की लोकल बॉडी के चुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, तो लोग विकल्प चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज मोदी जी का गरीब कल्याण का जो एजेंडा है, वो एजेंडा लोगों को अपील करता है। देखिए, पहले भी बातें होती थी गरीबी हटाओ की। मनमोहन सिंह जी भी कहते थे कि देश के 50% लोग बैंकों के साथ जुड़े नहीं है, तो उनका आर्थिक समावेशन नहीं हो सकता, वे समृद्ध नहीं हो सकते, वो गरीबी रेखा के ऊपर नहीं आ सकते, उनको जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इस बात को समझकर मोदी जी ने योजना तैयार की, और आज 27 करोड़ परिवार जनधन के माध्यम से जोड़े गए, और जनधन खातों में 63,000 करोड़ रुपया आज गरीबों के खातों में हमको दिखाई पड़ता है। केवल 1 साल में इतना बड़ा आर्थिक समावेशन करने वाली सरकार देश में ही नहीं, दुनिया में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। हमने देखा कि आज युवा शक्ति इतनी हमारे पास है, और इस युवा शक्ति को मानव संसाधन में परिवर्तित करके ही हमारा देश प्रगत हो सकता है। लेकिन आप ओडिशा की बात अगर देखेंगे, ओडिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, वो संगठन ग्रास रूट लेवल में इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकदम ग्रास रूट पर। ये उड़ीसा के जो भी भाजपा के नेता है, वो भी ये मान रहे हैं कि उनका संगठन स्ट्रांग नहीं है ग्रास रूट। देखिए, मैं नहीं मानता।
भारतीय जनता पार्टी ऐसा देश का कोई राज्य नहीं है जहां हम ग्रास रूट पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जनता का विश्वास होता है, और ये जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और इन 2 सालों में इस विश्वास को विस्तार के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, और जहां नहीं है वहां पर भी पहुंचेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में उड़ीसा में उभरी है, और 2019 का विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी है। और एक बात है कि जब 2014 का चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी ने पीएम बने थे, उसके बाद तुरंत जो स्टेट में इलेक्शन हुआ था, आप दिल्ली कह सकते हैं, बिहार कह सकते हैं, वहां भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं, खास करके ये जो 5 राज्यों की जो चुनाव हुआ था, इसमें से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये भाजपा की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विजय है, 3/4 से विजय मिली है। इसमें जो कल अमित जी ने बोले थे कि 2019 में दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2014 के चुनाव के बाद पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, बीजेपी जीती। चुनाव हुआ झारखंड का, बीजेपी जीती। चुनाव हुआ हरियाणा का, बीजेपी जीती। अगर आप देख ले तो करीब करीब उसके बाद हुए 7-9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और लगातार ये जीत बढ़ती जा रही है। क्योंकि 2014 में मोदी जी को लोगों ने वोट दिया था एक अपेक्षा के ऊपर, एक आशा के ऊपर, कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त मोदी जी करेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। मोदी जी का गुजरात का कार्य लोगों ने देखा था, तो एक आशा के साथ वोट दिया था। लेकिन 2017 का जो वोट है, ये विश्वास का वोट है। जिस चीज के लिए मैंडेट दिया गया था, वो चीज जमीनी हकीकत में बदलती हुई लोगों को दिखाई पड़ रही है। आज जिसका मैं जिक्र कर रहा था और आपने मुझे बीच में रोक दिया, मुद्रा जैसी योजना, स्टार्टअप स्टैंडअप जैसी योजना, 6 करोड़ 60 लाख युवाओं को, नव उद्यमियों को 2.66 लाख करोड़ रुपया कर्जे के रूप में 1 साल में मिला है। तो देश बदल रहा है। देश में ये जो परिवर्तन है, इससे मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में विश्वास तैयार हुआ है, और ये विश्वास का वोट है। बहुत सारे जो विपक्षी दल है, बीजेडी कह सकते हैं, जो जनता में और कांग्रेस है, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि उड़ीसा के लिए क्या भाजपा ने किया, क्या मोदी जी ने किया, सब टिप्पणी कर रहे हैं। जब यहाँ पे जब मोदी जी आ रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं, और आशा भी ये है कि उड़ीसा के लिए मोदी जी कुछ स्वतंत्र घोषणा करेंगे। मोदी जी का कार्यक्रम किसी एक राज्य के लिए नहीं है। देखिए, अगर जनधन की योजना थी तो उड़ीसा में भी जनधन के खाते खुले। अगर गरीब कल्याण का एजेंडा है तो उड़ीसा में भी वो चल रहा है। अगर किसानों का एजेंडा है तो किसानों का बीमा उड़ीसा में भी मिल रहा है। अगर महिलाओं का एजेंडा है तो महिला फंड उड़ीसा को भी मुहैया किया गया है। अगर स्टार्टअप स्टैंडअप की योजना है, उड़ीसा में भी वो चल रही है। अगर डिजिटल इंडिया की योजना है, उड़ीसा में भी वो चल रही है। शिक्षा की योजना है, उड़ीसा में भी वो चल रही है। देखिए, केंद्र सरकार योजनाएं तैयार करता है, केंद्र सरकार पैसे देता है, राज्य सरकार ये उपकरण है जिसके माध्यम से इन योजनाओं को लागू किया जाता है। ये तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उन योजनाओं का फायदा आप कैसे लें। और उड़ीसा में आज केंद्र सरकार की योजनाओं से, अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, पर आप धर्मेंद्र प्रधान जी को या हमारे किसी नेता को, पंड्या जी को अगर आप पूछिए, आपको आंकड़ा बताएंगे कितना पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं से उड़ीसा में आया है। जी, तो इतना पैसा आ रहा है, ये योजनाएं चल रही है। अब जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया वो लोग अगर ये पूछेंगे, अरे भाई मैं तो, देखिए कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस तो इतिहास की पार्टी है, ये भविष्य की पार्टी नहीं है। देखिए, वहां कांग्रेस दिखाई कहां पड़ती है। गुजरात में जो पंचायत की चुनाव हुआ था उसमें तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था। देखिए, जिला पंचायत में कांग्रेस थोड़ी सी सीटें पाई, महानगर पालिका में नहीं पाई, और उसके बाद वापस गुजरात में 10,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, 10,000, और उनमें से 9,000 ग्राम पंचायतें बीजेपी ने जीती। तो इसलिए कांग्रेस नहीं है साहब,
कांग्रेस के पास लीडरशिप भी नहीं है। देखिए, आखिर किसकी तरफ देखकर लोग इंस्पायर होंगे? कौन देश बदलेगा? ऐसा कोई नेता कांग्रेस के पास है कि जो देश बदलेगा? ऐसा कोई नेता कांग्रेस के पास है कि जिसकी ओर देखकर ये लगेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये दे पाएगा? ऐसा नेतृत्व ही नहीं है। क्यों जाएंगे लोग कांग्रेस के साथ? महाराष्ट्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जी। महाराष्ट्र में आपकी सरकार अभी कैसे चल रही है आपके नेतृत्व में, और संगठन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, सरकार का मूल्यमापन तो मैं अपने मुंह से करूं ये ठीक नहीं है, ये तो जनता करती है। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। सबसे पहले करीब 200 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनी। फिर 25 जिला पंचायतों के चुनाव हुए, पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनी। 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनी। 8 महानगर पालिकाएं तो पूरी मेजोरिटी के साथ हमने जीती। मुंबई जैसी जगह जहां हम केवल 65 सीटें लड़ते थे, वहां हमारी 82 सीटें चुनकर आई। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास अब लोगों का बढ़ रहा है। मोदी जी का कार्य हो, राज्य सरकार का कार्य हो, इसके आधार पर लोग हमको वोट दे रहे हैं। अब हमारे कार्य का मूल्यमापन मैं अपने मुंह से करूं, चुनौती क्या है आपके लिए अभी? देखिए, मेरे लिए तो आज भी चुनौती एक ही है कि जिस प्रकार से हमारी खेती किसानी को पिछली सरकार ने तहस नहस किया है, आज उसको नॉर्मलसी पे लाना, खेती के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, उसको शाश्वत करना, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसका एक प्लान हमने तैयार किया है। पिछले 2 सालों से हमने खेती के क्षेत्र को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से बदलकर इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित किया है। हम लोग जलयुक्त शिवार जैसी योजना में आज वाटर स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में हमने 6000 गांवों को अकाल मुक्त किया है। 2019 तक 20,000 गांवों को अकाल मुक्त करने का संकल्प हमारा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है 2019 की जो जनरल इलेक्शन होगी उसमें भाजपा की भी सरकार आएगी केंद्र में? मेरा तो छोड़ दीजिए, आपको भी यही लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। आपण देखुथिले महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तांकर मत रखुथिले एवं तांकर विश्वास अछि जे भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में सारा देश में, केवल ओडिशा नुह, ओडिशा कथा मध्य सारा देश में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में निश्चित भाव सफलता करिबो से आशा एवं विश्वास अछि। कहीं मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकप्रियता अच्छी नेतृत्व अच्छी से लोकप्रियता बर्तमान धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली आस्था जनसाधारण आस्था भारतीय जनता पार्टी बढ़ी ए विश्वास होची देवेंद्र फडणवीस।